नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक और मैं हूं आशुतोष। पूरा देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और कोरोना संक्रमण के बीच अचानक से देश के सियासत में टूल की शब्द जो है वो तमाम मीडिया चैनल्स में, तमाम डिबेट में छाने लगा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी दिग्गज बड़े नेता हैं वो लगातार एक के बाद एक मीडिया में आकर के टूल किट के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पे ले रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश हैं जो कि माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं। मुझे भी उन्होंने पढ़ाया है और बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज उनका ये रिएक्शन ले रहा हूं। हालांकि ये व्यक्तिगत बातें हो गई, लेकिन मैं चाहूंगा प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी कि आप ये जो पूरा टूल किट प्रकरण है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और एक निष्पक्ष विश्लेषण में चाहूंगा कि क्या इस वक्त जरूरत थी इस तरह की चीजों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो। देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक परेशान है इस वक्त। उस वक्त ऐसी सियासत, टूलकिट जैसे मुद्दे कैसे देखते हैं आप इसको? आशुतोष, धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में मौका दिया, अपने वेबसाइट्स पे पहली बार। और दो बातें हैं, एक तो कोविड, दूसरा टूल किट। टूल किट पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि टूल किट बेसिकली है क्या, पहले हमें ये समझना चाहिए। टूल किट का मामला कोई नया नहीं है भारत के लिए। इससे पहले भी कई मामले आए हैं, जैसे किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान समर्थन को लेकर के टूल किट का मामला आया। टूल किट बेसिकली क्या है कि कुछ विदेशी ताकतें और विदेशी शक्तियों या फंडिंग के द्वारा किसी भी एक मुद्दे को उछाला जाता है और ये उछालने का मकसद ये है कि उस पर विशेष हाईलाइट कर देना, फोकस कर देना। वर्तमान में दो स्थितियों से देश गुजर रहा है, एक टूल किट, दूसरा कोविड। दोनों ही बहुत गंभीर मामले हैं आशुतोष। ऐसा नहीं है कि किसी मामले को हम छोड़ सकते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो टूल किट का मामला, चूंकि बाहरी ताकतें सक्रिय हैं, इसलिए उसे रोका जाना आवश्यक है ना। उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रयोजित जो जिस तरह की प्रोपेगेंडा है वो फैलाया जा सकता है। दूसरी बात हमें यह भी समझना चाहिए कि कोविड जो देश जिससे जूझ रहा है, अभी हमें यह भी देखना है कि लगभग 30 लाख लोग, इस देश के 30 लाख लोग कोविड से संक्रमित है प्रेजेंटली। 2 लाख लगभग लोगों का जो है असमय देहांत हो गया है। तो ऐसी स्थितियों में ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चरों पे कुछ समय पहले ही हम देख चुके हैं कि क्या हालात थे। लेकिन भारत कोई छोटा मोटा देश भी नहीं है। ये पूरे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया के अलावा जो पूरे 30 लगभग अगर कंट्रियों की हम पॉपुलेशन को देखते हैं, उतनी जनसंख्या लगभग हमारे देश की है। आप समझ रहे हैं, 30 विश्व के जो बड़े देश हैं या यूरोपियन कंट्री हैं, वो अकेले कोविड से वो लड़ रहे हैं और यहाँ अपना देश, अपना मुल्क जो है कोविड से अकेले लड़ रहा है। 130 करोड़ आबादी है, उनको संक्रमण से बचाना है। आपको मालूम है कि कोविड को लेकर हमारे देश के जिस तरह के जो एक बहुत बड़े जो लोग हैं, समुदाय है, उनकी अलग अलग तरह का रिएक्शन है। वो आप मान के चलिए कि बहुत से लोग मास्क नहीं लगाना पसंद करते, बहुत सारे अभी टीकाकरण नहीं करवा रहे, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मानसिकता के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में टूल किट का मामला जितना गंभीर है, मुझे लगता है उतना ही गंभीर कोविड भी है। और सरकार को दोनों ही तरफ एकदम, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ टूल किट को छोड़ दें साहब और कोविड के मामले पे जोर दें। मेरा ये मानना है कि कोविड जितना गंभीरता से लिया जा रहा कोविड को लेकर के, उतनी ही गंभीरता टूल किट मामले को पर भी लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये देश से जुड़ी हुई जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की बात है उसको लेकर के। आशुतोष, मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि चूंकि पूरी दुनिया को यह पता है कि चाइना से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और पूरे विश्व में इसका फैलाव हुआ। हमारे देश में भी जैसा कि आपने बताया किस तरीके से पूरा देश की पूरी आबादी एक तरीके से इससे ग्रसित है। हो सकता है कि किसी के परिवार में किसी को ना हुआ हो, लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी पे पड़ा हुआ है। ऐसे में इसको इंडियन स्ट्रेन कहना या भारतीय स्ट्रेन कहना जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना, आपको लगता है कि विपक्ष को भी एक जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए? बिल्कुल, विपक्ष को जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहना चाहिए। और ये पूरी दुनिया को पता है कि ये बीमारी 90s में, मतलब 2019 में के दिसंबर में इंडिया आया था, केरला में पहली बार, और ये चाइना से शुरू हुआ था।
उसके बाद फिर ये भारत भी पहुंच गया। तो स्वाभाविक है ये जो महामारी का जो जहां से शुरुआत हुई वो चाइना से हुई, तो उसको भारतीय नाम दिया जाना या उसको भारत के साथ जोड़ा जाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ समय के लिए इस देश ने मान लिया था कि शायद कोविड चला गया और बड़े उसमें लापरवाही से जनता पेश आई, इसको गंभीरता से नहीं लिया। प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से जो मुकम्मल इंतजाम और किए जाने चाहिए थे उस दौर में शायद वो नहीं हो पाए, और उसका जो सेकंड वेव था वो ज्यादा गंभीरता से या ज्यादा लोगों को काल के गाल समाना पड़ा इसकी वजह से। तो अभी तीसरे वेव की भी बात आ रही है कि जुलाई के में तक थर्ड वेव भी आ सकता है। तो ऐसे में हमें ये भी अब आप उसमें एक मजेदार बात बताओ कि मीडिया में एक बड़ी शगुफा चला हुआ, बड़ी खबरें आ रही हैं कि थर्ड वेव में बच्चों पे अटैक होगा। भाई मेरा ये मानना है, आप ये बिल्कुल ही बेबुनियादी वाली बातें हैं। मुझे लगता है किसी के घर में अगर कोविड होता है तो वो बीमारी, वो वायरस ये नहीं देखता है कि वो बड़े को अटैक करना है या बच्चे को करना है। तो उसमें बच्चे भी प्रभावित हुए हैं, संक्रमित हुए हैं, और ये पहले भी हुए हैं, फर्स्ट चरण में भी, दूसरे चरण में भी, और अभी आगामी चरणों में भी होगा। तो कम से कम ये नहीं कहा जाना चाहिए कि तीसरा वेव जो है वो सिर्फ बच्चों पे या बच्चों पे ज्यादा प्रभावित करेगा। हम अभी ब्लैक फंगस जैसी चीजों से जूझना ये भी शुरुआत हो गई है। दिल्ली में और नोएडा में, बनारस में, तमाम शहरों में ब्लैक फंगस की आ रही है। वायरस का जो स्वरूप है, जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए इसको डिटेक्ट करने में, इसको किल करने में, इसके इलाज को तलाश रहे हैं। ऐसे में उसका भारतीय संस्करण या भारतीय नाम दिया जाना तो बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। कोविड है ना, और ये वायरस चाइना से आया है, ये सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर है। उसको कहीं इंडियन वर्जन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आशुतोष, पूरे जो प्रकरण है कोविड को लेकर के विशेष तौर पे, इसमें मैं, चूंकि आप पत्रकारिता पढ़ाते हैं और कई लगभग प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्र जो है आपसे पढ़ के निकलते हैं, अलग अलग चैनलों में काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि मीडिया का 3 फॉर्मेट है, मैं आखिरी सवाल है मेरा, प्रिंट, टीवी और न्यू मीडिया जो है, जिसको डिजिटल मीडिया कहते हैं, कैसे भूमिका देखते हैं कोविड को लेकर के? जिस तरीके से मीडिया ने कवरेज किया, एक तरफ 5 राज्यों का चुनाव था और दूसरे तरफ कोरोना से देश में धीरे धीरे जो है वो संक्रमण दर जो बढ़ते जा रहा था, लेकिन पूरी मीडिया जो है एक तरीके से चुनाव पे फोकस की। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को दोष देना ठीक होगा क्या? मीडिया को अपने गिरेबान में हम लोगों को नहीं झांकना चाहिए? बिल्कुल आशुतोष, आप जो कह रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि मीडिया ने भी 2-3 सिर्फ इलेक्शन ही नहीं है, चुनाव में तो खैर मीडिया ने फुल टाइम, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज्यादा स्पेस दिया इलेक्शंस को, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मीडिया कोविड को लेकर भी बहुत सारी जो खबरें चलाती हैं वो, और जिस तरह की कई बार ऐसी खबरें भी आई जिसको लेकर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ी सी और गंभीर या संवेदनशील होना चाहिए। जैसे सपोज दैट कि बीच में ये खबर आई कि नॉर्मल बुखार हो या वायरल बुखार हो या अलग अलग तरह की जो बुखार है, तो आप साहब सिर्फ पैरासिटामोल खा लीजिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो ये शुरुआती दौर में, सेकंड वेव के शुरुआती दौर में इस तरह की खबरें आई और लोगों ने उसको फॉलो कर लिया तत्काल कि अच्छा बुखार है, मुझे तो नॉर्मल बुखार है। अब उसमें क्या हुआ, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत से लोग बाद में पता चला कि गंभीर हो गए और वो कोविड से पीड़ित रहे। तो ये जो स्टार्टिंग जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई जिसको मीडिया ने पब्लिश किया है ना, और उसका नतीजा ये हुआ, ये डॉक्टर की ओर से भी आया, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से भी आया कि नहीं ये आपको सामान्य बुखार है, ये वायरल बुखार है, ये टाइफाइड है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई कोविड के जो सिम्टम्स है उसमें टाइफाइड भी हो रहा है, उसमें निमोनिया भी हो रहा है, उसमें सामान्य बुखार भी है, अलग अलग तरह की बहुत सारे हैं। तो उसके स्वरूप इतने बदले, उसके लक्षण इतने बदले, उसमें बहुत सारे लोग उसको नॉर्मल मानते हुए कि नॉर्मल फीवर है और वो उसको उसी तरीके से ट्रीट किए। तो उसकी वजह से बहुत से लोग गंभीर स्थितियों में चले। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जब चीजें बदल रही हों तो खबरों को लेकर के थोड़ी सी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए मीडिया को। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में आप, जब व्हाट्सएप पे लगातार खबरें आ रही है, फेसबुक पे लगातार आ रही, दवाइयां इतनी बता दी जा रही है। अब आप देखिए कि प्लाज्मा तक अभी 5 महीने में उसको उस पर रोक लगा दी गई है ना,
तमाम मेडिसिन पे रोक लगाई जाने लगी। शुरुआत दौर में ये कहा कि भाई ये यही चाहिए, और अब कह रहे कि नहीं है। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोविड को लेकर अभी तक कोई प्रभावशाली कोई दवा इजाद नहीं हुई है। सिर्फ जो दवाइयां दी गई हैं वो उस एक बचाव के पर्पज से या आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए दी जा रही है, और इसको एकदम रामबाण नहीं मान लेना चाहिए। इसमें तमाम प्रयोग हो रहे हैं, तमाम तरीके के अभी लगातार उसमें चल रहे हैं, एक इजाद करने की कोशिश हो रही है, और इसको फाइनली स्टेज नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे में जो चीजें ब्रॉडकास्ट हो, जो चीजें खबरें में आई, उनको कहीं ना कहीं हमें ना केवल दे लोगों को बताएं, बल्कि ये भी अवेयर करें साथ में अपने पाठक को, अपने दर्शकों को, कि भाई ये फाइनली कुछ नहीं है ना, कोई हम एक अंतिम निष्कर्ष में नहीं पहुंचे। तो ताकि जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जो उसके उपचार या उन चीजों से जुड़ रहे हैं, कम से कम उसके दिमाग में ये तो रहे कि हाँ, वो जो कर रहा है कहीं ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई गंभीरता धारण कर ले उसकी बीमारी। तो हमें शायद आशुतोष इस और भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि WHO ने कोई रिपोर्ट्स पब्लिश की, उसको उठाया और हमने छाप दिया। WHO दे रहा है, मीडिया धड़ाधड़ उसकी वेबसाइट्स पे जाती है, कॉपी करती है, उसको हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद, तमाम भाषाओं में अनुवाद करके पोस्ट कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं बतौर ह्यूमन बीइंग, बतौर जर्नलिस्ट, हमें ये भी कन्वे करना चाहिए कि ये सिर्फ गाइडलाइन है, और इस गाइडलाइन के साथ ये चीजें भी जोड़ के रखें, तो शायद हमारे और अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, जनमानस के लिए सबसे बेहतर। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हम किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हिंदी माइक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।